नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अवैध तरीके से धर्म बदलवाने के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष हैं, जिसका एक ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है और दूसरा मेरठ में है। इसके अलावा वो जमियत-ए वलीउल्लाह के भी अध्यक्ष हैं। यूपी एटीएस का आरोप है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी सांप्रदायिक सौहार्द की आड़ में धर्म बदलवाने का काम करता है और देश भर में इसके कई सेंटर हैं। यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी जानकारी दी कि मौलाना कलीम के ट्रस्ट को हवाला के जरिए विदेशों से पैसा मिलता है। आरोप यह भी है कि कलीम सिद्दीकी के अवैध तरीके से धर्म बदलवाने के आरोपी मोहम्मद उमर गौतम से नजदीकी संबंध हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धर्मांतरण से जुड़ी हुई, जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजीत सिंह की यह खबर है। अवैध तरीके से धर्म बदलवाने के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष हैं, जिसका एक ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है और दूसरा मेरठ में। और इसके अलावा वो जमियत-ए-वलीउल्लाह के भी अध्यक्ष हैं। यूपी एटीएस का आरोप है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी सांप्रदायिक सौहार्द की आड़ में धर्म बदलवाने का काम किया करते थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी? तो अमानतुल्लाह खान का यह ट्वीट, और इससे पहले भी धर्मांतरण के मामले में कई गिरफ्तारियां जब हुई थी, तब भी इस तरह के सुर उनके सुनाई दिए थे। और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करके सेक्युलर पार्टी को घेरा है और कहा है कि चुनाव की वजह से बीजेपी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह ट्वीट किया है और उस ट्वीट में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। और यूपी के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन साहब, जब भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, सियासी पार्टियों को कोई ना कोई अलग तरह का मकसद क्यों नजर आने लगता है? देखिए, पहली चीज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कोई धर्मांतरण या फंडिंग जैसा, विदेशों से फंडिंग जैसा प्रकरण ये आज का नहीं था। ये तो आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम यहाँ पर, हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि इस तरह के लोग कोई ऐसा गैर कानूनी काम या इस तरह का कृत्य न कर पाए कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो जाए, कि विदेशों से फंडिंग कराई जा रही है। ये तो सपा, बसपा या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे नेताओं, ऐसे मौलवियों को या ऐसे मौलानाओं को या ऐसी संस्थाओं को ये अपने मंच पर ले जाकर महिमा मंडित करते थे कि आप धर्मांतरण कराइए, आप आग लगवाइए, आप कुछ भी करिए, आप विदेशों से फंडिंग मंगवाइए, लेकिन मुझे वोट दिला दीजिए। हम सुरक्षा की दृष्टि से देश हित में, राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लोगों के हित में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके एटीएस आज जेल में डालने का काम कर रही है। जो भी लोग इसके पीछे होंगे, हम उनको भी पकड़ के जेल में डालने का काम करेंगे। ये हमारी वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये आपकी होगी, ये विपक्ष की होगी। ये आज का मामला नहीं है, ये पीछे से चला आ रहा है। बार बार हम लोगों ने आवाज उठाई, आज हमारी सरकार है तो हम ऐसे लोगों को बिहाइंड द बार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ कवायद आप लोग तब करते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं, जब चुनावों की तैयारियां होती हैं, तो आप एक खास वर्ग के खिलाफ अलग अलग तरह के तौर तरीकों को अपनाते हैं। ये आरोप है विपक्षी पार्टी का। ये क्या आरोप लगाएंगे? ये तो सरकार, ये अभी चुनाव आएगा तो ये कहेंगे कि हमको जिता दीजिए, हम विदेशों से फंडिंग के लिए आपको आजाद कर देंगे, हमें आप चुनाव जिताइए, हम आतंकवादी जो इनोसेंट बंद हो गए हैं उनको हम जेल से छोड़ देंगे। ये देश की सुरक्षा और देश की एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे। ये कहेंगे आप हमको वोट दीजिए, आप आग लगा दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये निजी स्वार्थों के लिए राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण वाले लोग हैं।
हमारी विचारधारा इनकी विचारधारा कभी नहीं मिल सकती है। हम देश हित में और जनहित में कार्य करते हैं। हम ये भेदभाव नहीं करते हैं। हम मंचों के ऊपर ऐसे लोगों को महिमा मंडित नहीं करते जो देश की अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करते हो, या देश में आतंकवाद को लाना चाहते हो, या देश में तुष्टीकरण या संप्रदायवाद को लाना चाहते हो। इस पर जो सियासत हो रही है, इसके इधर कुछ फैक्ट्स हैं मोहसिन जी, जो मैं चाहूंगी कि आप उन पर भी रोशनी डालेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इधर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने गलत बताते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा है। ना तो ये तो गलत किया जा रहा है। देखिए, गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है उन्हें। अभी तक आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट मोहसिन जी हम सुनवा रहे थे, अब तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसके संबंध में क्या कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है या फिर आने वाले दिनों में होगी? इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी या उससे पहले की कांग्रेस है, बसपा है, ये सारे के सारे लोग, और या जो शफीकुर रहमान बर्क साहब का स्टेटमेंट आ रहा है, इन्होंने तो तालिबान की सरकार को मुबारकबाद दी थी और इन्होंने कहा था वहां सही हो रहा है। तो अगर इन जैसे लोगों को देखा जाए जो आज पकड़े गए हैं धर्मांतरण की आड़, उसमें जो फंडिंग करा रहे थे विदेशों से, उनको पकड़ा गया है, या पहले जो लोग पकड़े गए हैं, ये सब एक विचारधारा के लोग हैं। ये तालिबानी सरकार बनाना चाहते हैं, देश के अंदर तालिबान को लाना चाहते हैं। हम आतंकवाद और तालिबान को यहां से निकालने के लिए तैयार हैं। हम देश की सुरक्षा और आतंकवाद को कुचलने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति और ये आईएस की विचारधारा की बात करते हैं। हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, और ऐसे लोगों को हम जेल में डालते रहे हैं, डालते रहेंगे। और ये आज का कृत्य नहीं है, मैं बार बार कहूंगा, ये पिछली सरकारों का घिनौना कृत्य है। अगर इन्होंने महिमा मंडित नहीं किया होता तो आज हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, पकड़ रही हैं, वो बधाई की पात्र हैं। एटीएस को हम बधाई भी देना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा को और मजबूती मिल रही है देश में और प्रदेश के अंदर। हम सब सुरक्षित हैं, ताकि इस तरह के लोगों को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। हमारी एजेंसियां बहुत गंभीरता से ले रही हैं। यही आदरणीय योगी सरकार का इकबाल है उत्तर प्रदेश में। और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां कुछ दिन पहले हुई थी, तब भी इसी तरह से विपक्ष की आवाज सुनाई पड़ रही थी। लेकिन अभी इस मामले को आप किस तरह से उस मामले से ही जोड़कर देख रहे हैं? और मेरा वो सवाल है जिस पर मैं दोबारा वापस आना चाहती हूँ कि अभी आने वाले दिनों में क्या इससे संबंधित और गिरफ्तारियां भी हो सकती है? लगातार हमने कहा कि हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। ऐसे तमाम और लोगों को, ये आप देखिए, ये पैरेलल एक और पार्टी चल रही थी, ये आज इसका खुलासा किया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। ये पैरेलल चल रही थी, इसमें विदेशी फंडिंग हो रही थी। इसको लेकर तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आवाज उठाती रही है। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हम कहते थे कि ये गलत हो रहा है, देश हित में ठीक नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये लोग, इन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी थी, इन्हें एक विशेष वर्ग की राजनीति करनी थी, इन्हें एक विशेष समुदाय की राजनीति करनी थी। देश भाड़ में जाए इनके लिए, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश का एक एक व्यक्ति। वो ये कहते हैं कि आप विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो विशेष वर्ग की राजनीति ही करते हैं। इस बीच कुछ और प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मसले पर सामने आई हैं, वो सुनवा देते हैं। दरअसल अमानतुल्लाह खान के ट्वीट के बाद इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। जाहिर सी बात है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई एजेंडा तो है नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री के पास। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और उस माहौल के अंदर लोगों को उत्तेजित करके बीजेपी चुनाव में वोट मांगेगी। ये अक्सर जो है मोडस ऑपरेंडी रही है। मुझे लगता है कि आरएसएस की पिछले 100-125 साल की उनकी मोडस ऑपरेंडी है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है, पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता, राजनीति करता, राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए और सच्चाई का पता चलना चाहिए। मोहसिन जी, आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी को भी और आम आदमी पार्टी को। वो कह रहे हैं कि ये आपकी पुरानी पिच है जिस पर आप वोट मांगते हैं और इस बार भी आप उसी पिच पर आकर वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं।
आप ये बताइए, आप पूरे देश में, आपका दुनिया भर में देखा जा रहा है हमारा चैनल ये, आप ये बताइए कि ये बातें कौन उठा रहा है? हम जनहित की बात कर रहे हैं और वो एक विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं, और ये जो फंडिंग की बात है, तो फंडिंग तो उसके कहीं ना कहीं ये भी लाभार्थी रहे होंगे ना, तभी तो आज इतना परेशान हो रहे हैं। हम जनता के हितों के लिए ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जेल में डाल रही हैं कि ताकि कोई हादसा ना हो हमारे प्रदेश और देश के अंदर, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की और हमारी जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं, उनको हमने बांध नहीं रखा है, वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करने देते थे, ये तो आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते थे। अगर आतंकवादियों को सेना मारती थी तो उस पर सवाल उठाते थे कांग्रेस के नेता कि ये तो सेना गलत कर रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा ही नहीं करते। तो भैया, भरोसा हम इसलिए करते हैं कि हमें और प्रदेश को, देश को सुरक्षित रखना है, तो हमें अपनी एजेंसियों को स्वतंत्र रखना होगा। यही योगी सरकार का इकबाल है उत्तर प्रदेश में। हम 23 करोड़ जनता के हितों के लिए काम करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। योगी सरकार के इकबाल की आप बात करते हैं, तो फिर जो लगातार संदिग्ध हालात में मौत हो रही है उस पर भी विपक्ष आपसे सवाल करता है, उस पर भी मैं आगे आपसे जरूर जुड़ूंगी। इधर बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी अमानतुल्लाह खान के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश सिन्हा जी, 11वीं गिरफ्तारी है मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और आरोप है कि करोड़ों की फंडिंग अवैध धर्मांतरण के लिए उनकी फंड में की जा रही थी। देखिए, इस देश में एक धर्मांतरण की इंडस्ट्री चलाई जा रही है, और जो उद्योग कांग्रेस के शासनकाल में या उसके सहयोगी दलों के शासनकाल में फलता फूलता रहा है, जिसमें निवेश अरब देश का होता है और काम करने वाले यहाँ के कथित रूप से मौलाना मौलवी होते हैं। वैसे ही ये कलीम साहब हैं। 11वीं गिरफ्तारी तो हुई है, मुझे लगता है आने वाले समय में अन्य गिरफ्तारियाँ भी होंगी। जो काम कांग्रेस के शासनकाल में पंथ निरपेक्षता को तोड़ने के लिए और हिंदू जनसंख्या पर एक प्रहार करने के लिए होता था, अब वह काम नहीं हो पाएगा। संविधान विरोधी, पंथ निरपेक्षता के इतर जो भी काम होता है उस पर सरकार लगाम लगाएगी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे फंड को रोक लगाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, अवैध तरीके से धर्मांतरण करना न सिर्फ संविधान पर हमला है और देश की अस्मिता को तोड़ने का प्रयास है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ एक जंग है। और इस तरह के अवैध काम को रोकने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। चुनाव के दिन भी यदि कोई धर्मांतरण करते हुए पाया जाएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और इस बीच लगातार आप देखिए कि इस तरह से अलग अलग बीजेपी अपने पक्ष को रख रही है कि किस तरह से ऐसे लोगों के लिए जो लगातार लोगों को मजबूर करके धर्मांतरण के लिए उकसाते हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है योगी सरकार। इधर अमानतुल्लाह खान के ट्वीट पर बीजेपी ने, शलमणि त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, चेहरा इस्लामिक स्कॉलर का, काम अवैध धर्मांतरण का, ठीक वैसे ही जैसे आपका चेहरा सफेदपोश नेता का, पर असल काम दंगे भड़काने का। तो एक बार फिर से शलमणि त्रिपाठी का यह ट्वीट, जो सीधे सीधे अमानतुल्लाह के उस ट्वीट का जवाब है और तीखा तंज भी है। बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, चेहरा इस्लामिक स्कॉलर का, काम अवैध धर्मांतरण का, ठीक वैसे ही जैसा आपका चेहरा सफेदपोश नेता का, पर असल काम दंगे भड़काने का। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, परिवहन मंत्री ने क्या कहा है, आइए सुनिए। कार्रवाई की है, कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है अवैध धर्मांतरण के आरोप में। अमानतुल्लाह खान जो कि विधायक हैं, आपसे वो कह रहे हैं कि यूपी सरकार चुनाव को देखते हुए चुनाव का फायदा उठाने के लिए यह कार्रवाई कर रही है। देखिए, यहाँ एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। यहाँ जो भी नाजायज काम होगा, जो भी गलत काम होगा, योगी जी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी जी का जो प्रशासन है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, योगी जी के नेतृत्व में गौरवान्वित महसूस करती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्कॉलर है वो। मेरा मानना यह है, जो गलत करेगा वो इस शासन में दंडित होगा। मोहसिन जी,
क्या सत्ता पक्ष के लिए विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है या वाकई में यह असल मुद्दा है जिसको उठाने की कोशिश कर रही है विपक्षी दल की पार्टियां और आपको निशाने पर ले रही हैं, जिसका जवाब शलमणि त्रिपाठी ने भी दिया है? देखिए प्रीति, पहली चीज तो यह है कि ये आज मैंने बार बार कहा है, ये कोई आज का प्रकरण है। ये इंडस्ट्रियां फल फूल रही थी। अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा सपा कांग्रेस और बसपा के जमाने में, और उनको ये सूट करता था। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि देश सुरक्षित रहे कि ना रहे, देश के लोग सुरक्षित रहे कि ना रहे। गैर कानूनी काम कोई मौलाना मौलवी करे या कोई आम आदमी करे, हमें वोट दिलाने का काम करे, विदेशों से फंडिंग मंगाए। मैं यहाँ पर रोक रही हूँ इस वक्त आनंद गिरी, महंत नरेंद्र गिरी के लगातार सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी को कोर्ट ले जाया जा रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सुसाइड लेटर जिसमें आनंद गिरी का नाम और आनंद गिरी वो मुख्य चेहरा जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। इस मामले में लगातार आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही थी। हालांकि आनंद गिरी अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह बता रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो लगातार साक्ष्य मिले हैं, तथ्य उसके खिलाफ मिले हैं, ऐसे में पुलिस लगातार सख्ती उसके साथ बरत रही है और इन्वेस्टिगेशन का दायरा कुछ और लोगों तक भी पहुंचा है, जिसमें कुछ राजनेता भी शामिल है, कुछ पुलिस के जवान भी शामिल है, अधिकारी शामिल है। लेकिन इस बीच आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी, पुलिस की कोशिश होगी कि किसी तरह से रिमांड मिले ताकि उससे और आगे पूछताछ की जा सके, लेकिन जुडिशियल कस्टडी की भी लगातार संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में फिलहाल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है आनंद गिरी को। ये सीधे लाइव तस्वीरें और इस बीच पुलिस की मौजूदगी, मीडिया की मौजूदगी और वो तमाम ऐसे भक्त जो चाहते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के जो संदिग्ध हालात में मौत हुई है उसके राज से पर्दाफाश होना चाहिए। ऐसी कौन सी वजह थी जो कि उन्हें मजबूर कर गई कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और साथ ही हमारे सहयोगी अमित भी इस फ्रेम में दिख रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि जल्दी से वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे और वो तस्वीरें लाइव हम आपको दिखाएंगे। अमित के पास दोबारा चलेंगे और अमित जो लाइव अपडेट ये दे रहे थे वो आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी के दौरान उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। इस वक्त पुलिस की प्राथमिकता होगी कि उसे रिमांड पर लिया जाए, लेकिन किस तरह इस बात को वो कोर्ट के सामने कन्विंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये देखना होगा। साथ ही ये आद्या तिवारी को आप देख रहे हैं, आद्या तिवारी लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी, उन पर भी आरोप है क्योंकि सुसाइड लेटर में उनका भी नाम है और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम है। और इस वक्त आनंद गिरी को आप देख रहे हैं, आनंद गिरी वो चेहरा, वो मुख्य आरोपी जो इस पूरे मामले में इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के उस सुसाइड लेटर में उनका नाम था और बाकायदा ये लिखा गया था कि किस तरह से वो परेशान उन्हें कर रहे थे, मानसिक परेशान थे और किस तरह से वो उनका चरित्र हनन करने की तैयारी कर रहे थे। उस सुसाइड लेटर में इन तमाम बातों के जिक्र के साथ ही अब पुलिस की कोशिश होगी कि नरेंद्र गिरी की रिमांड मिले और रिमांड मिलने के साथ ही वो दिन जो है रिमांड के ज्यादा से ज्यादा हो ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा सके। और किस तरह से गुरु शिष्य के रिश्ते को आनंद गिरी ने शर्मसार किया है, इस पर पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में वो वजह खंगालने की कोशिश होगी जिन वजहों की वजह से इसे मठ छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मठ छोड़ने के बाद माफी वाला वो वीडियो लखनऊ में जो बनाया गया था उसे आखिर वायरल क्यों किया गया। मतलब वो वीडियो, गुरु और शिष्य के बीच अमूमन झगड़े होते हैं, लेकिन इस तरह का वीडियो क्या साजिशन बनाया गया था, इसके पीछे कोई और मकसद था, इन तमाम बातों का सामने आना बेहद जरूरी है। और इस वक्त ये तस्वीरें, ये स्टिल पिक इस वक्त आप देख रहे हैं आनंद गिरी की, जिसे कोर्ट ले जाया गया है, मेडिकल कराया गया है उससे पहले, और मेडिकल कराने के बाद आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी होगी। आनंद गिरी वो चेहरा, वो शिष्य महंत नरेंद्र गिरी का जो भले ही अपने आप को ये कहे कि वो संत है, लेकिन अगर आप उसके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, एक लग्जरी जिंदगी जी रहा था। और ऐसे में ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ कि उसे मठ छोड़ने के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने कहा और उसके बाद उसने वो माफी वाला वीडियो बनवाया। अमित सिंह हमारे साथ लाइव, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, दोनों आरोपी आद्या तिवारी और आनंद गिरी, दोनों आरोपियों को लेकर प्रयागराज पुलिस जिला अदालत पहुंच चुकी है इस वक्त और जिला अदालत से रिमांड मांगने वाली है पुलिस, क्योंकि लगातार पुलिस जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से लगातार पूछताछ कर रही थी, इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था दोनों आरोपियों को, और उसके बाद आज एक पुलिस जो है उन्हें जिला अदालत लेकर पहुंची है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो अब से थोड़ी देर पहले इन्हीं सीढ़ियों से जिला अदालत के अंदर ले जाया गया है और उसके बाद पुलिस अपने
बातें जज साहब के सामने रखेगी और कि आखिरकार उन्हें रिमांड क्यों चाहिए और क्यों ये दोनों आरोपी जो है, चाहे वो आनंद गिरी हो जो पूर्व शिष्य है महंत गिरी के, और जो बड़े हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी है आदित्य गिरी, वो क्यों सस्पेक्ट है, क्यों उनसे पूछताछ करनी है। और अब पुलिस को जिला अदालत को ये भी जानकारी दे सकती है कि जो लैपटॉप्स मोबाइल फोन्स हैं आनंद गिरी के, उन्हें सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया। तो देखना होगा उसके बाद जिला अदालत क्या कुछ कहता है, कितने दिनों के रिमांड में दोनों आरोपियों को भेजता है। जी, और ये रिमांड मिलने की जो संभावना है क्यों प्रबल इसलिए है, जो एविडेंस है सुसाइड लेटर है उसमें उनका नाम है, तो क्या ये मान सकते हैं कि रिमांड ही मिलेगी और वो ज्यादा से ज्यादा दिन की होगी, इसकी कोशिश रहेगी पुलिस की? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से आनंद गिरी ने सुसाइड नोट पे सवाल उठाया, तो पुलिस जाहिर तौर पे आज कोर्ट को ये बताएगी कि जो सुसाइड नोट है उसको भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है उसकी सत्यता को जानने के लिए, और साथ ही साथ जो आनंद गिरी है उनके मोबाइल फोन लैपटॉप को भी भेजा गया है कि ये पता लगाने के लिए कि जिस तरीके से इन्होंने सवाल उठाया था, जो विवाद हुए थे, जमीन को लेकर विवाद हुआ था, पैसे को लेकर विवाद बताया जा रहा था, तो इन तमाम तथ्यों को जो है पुलिस आज कोर्ट के सामने रखेगी और पुलिस को ये भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों का रिमांड उनको दोनों आरोपियों का मिलेगा, ताकि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट वो पूरी तरीके से कर पाए, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं। आनंद गिरी की तरफ से ही सवाल उठाए गए थे कि जो महंत गिरी हैं उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो सुसाइड नोट कहां से आया उनके शव के बगल में। तो फिलहाल पुलिस ने यह साफ साफ कहा था कि उनके सुसाइड नोट को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है, और जाहिर तौर पर पुलिस एक के बाद एक तथ्य रखेगी, क्योंकि जब हरिद्वार से आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया था तो सबसे पहले तो पुलिस ने उनसे वहां पूछताछ की थी और 1 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी। जब पुलिस को संदिग्ध लगा, तभी जाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज लाई। जिस वक्त हरिद्वार से प्रयागराज ला रही थी उस वक्त भी लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी, और बीते अगर 15 घंटे की अपडेट करें तो बीते 15 घंटों में 15 घंटे लगातार पूछताछ हुई है आनंद गिरी से, और सुसाइड नोट सामने रख के, जो महंत गिरी का जो सुसाइड नोट था उसे सामने रखकर पूछताछ की गई है, और उनका जो विवाद था उस विवाद को उगलवाने की भी कोशिश की है पुलिस ने। जाहिर तौर पे वो तमाम बातें जो है आज कोर्ट के सामने पुलिस रखने वाली है, और पुलिस की मांगेगी ज्यादा से ज्यादा दिनों का रिमांड। पुलिस को 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड मांग सकती है, तो देखना होगा कि पुलिस कितना 10 दिन मांगती है, 5 दिन मांगती है, कितने दिन का रिमांड मांगती है, और पुलिस की कोशिश भरसक होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगे, ताकि इस पूरा मामले का तह से इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संत समाज जो है सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में, तो जाहिर तौर पर पुलिस चाहेगी कि जल्द से जल्द इस मामले के कच्चा शिक्षा तक पहुंचा जाए। जी अमित, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगी, और कोर्ट क्या बात को आगे बढ़ाती है इस पर भी हमारी निगाह रहेगी, रिमांड मिलती है या जुडिशियल कस्टडी मिलती है इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बात साफ है कि आनंद गिरी के आने वाले वक्त में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, वो इस लिहाज से क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड लेटर बरामद हुआ है मठ से उनके कमरे से, वहां उसमें उस लेटर में उनका नाम है, आद्या तिवारी का नाम है, संदीप तिवारी का नाम है, और साथ ही साथ ऐसी बातें लिखी गई हैं, ऐसी वजह बताई गई हैं जिस वजह से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, उन्होंने खुदकुशी का कदम उठाया है। और इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है इस पर हमारी निगाहें, और सबसे पहले आप तक ये खबर हम पहुंचाएंगे। गुजरात में अडानी ग्रुप के एक पोर्ट से पकड़े गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स पर बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि पकड़े गए ड्रग्स का इस्तेमाल भारत में नहीं होना था, बल्कि इसे भारत के जरिए दूसरे देशों को भेजा जाना था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इससे पहले भी जून जुलाई में इसी पोर्ट से ड्रग्स की खेप भेजी गई थी, और इस बार डीआरआई की मुस्तैदी की वजह से ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ड्रग्स को पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा जाता है, उसके बाद ईरान के जरिए ड्रग्स भारत भेजे जाते हैं, क्योंकि भारत से दूसरे देशों में भेजे जाने वाले सामान की उतनी बारीकी से जांच नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भेजे जाने वाले सामान की। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सहयोगी जनक दवे दे रहे हैं, और जनक बता रहे हैं कि गुजरात में अडानी ग्रुप के पोर्ट से पकड़े गए 21,000 करोड़ ड्रग्स मामले में बहुत बड़ी न्यूज है। न्यूज ये है कि पकड़े गए ड्रग्स का इस्तेमाल भारत में नहीं होना था, बल्कि इसे भारत के जरिए दूसरे देशों में भेजा जाना था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक इससे पहले भी जून जुलाई में इसी पोर्ट से ड्रग्स की खेप भेजी जा चुकी थी, लेकिन इस बार डीआरआई की मुस्तैदी की वजह से ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है।
जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं। जनक, बताइए जरा ये पूरा जो नेटवर्क है वो कैसे काम कर रहा था और डीआरआई की इस बार की मुस्तैदी एक जबरदस्त ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए प्रीति, एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन अब जो खुलासे होते जा रहे हैं, चूंकि मामला बेहद संगीन है। जो महिला आरोपी के तौर पर वैशाली पकड़ी गई है, उसका पति अभी गायब है और सुधाकर नाम का एक जो शख्स जो उसके तौर पे उसकी पड़ताल की जा रही है। तो अब जो पूछताछ में सामने जानकारी आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। अफगानिस्तान से ये ड्रग जो बनता है वो पाकिस्तान जाता है। उसके बाद अगर इंटरनेशनल माफिया जिस तरीके से सिंडिकेट करते हैं, भारत की जो इमेज है उसको कैसे डेंट पहुंचाई जा सकती है, ये भी एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ से जो ड्रग बनती है अफगानिस्तान और वो आती है पाकिस्तान, पाकिस्तान से उसको ईरान के जो बंदर अब्बास है वहाँ से पोर्ट पर भेजा जाता है और वहाँ से फिर उसको इंडिया भेजा जाता है। इंडिया की जो कंटेनर में यहाँ पर दरअसल ये जो आता है, उसके बाद दिल्ली से वापस उसको रिपैकिंग करके फिर विदेशों में। ये दरअसल इसलिए होता है कि ये जो ड्रग्स का जो दूसरी बात का असाइनमेंट था उसमें टेल्कम पाउडर बताया जा रहा था और जाहिर सी बात है भारत का यहाँ से प्रोडक्शन या किस तरीके से यहाँ से कंटेनर जब और किसी देश में जाता है और जब आप उस जो कंटेनर के भीतर जो सामान है वो टेल्कम पाउडर जब लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी इतनी जांच पड़ताल नहीं होती जो पाकिस्तान या कहीं और से होता है। तो ये इमेज का फायदा कहीं ना कहीं ये ड्रग्स माफिया है वो उठाना चाहते थे और इसी के चलते अब जो जानकारी आई कि वो जुलाई महीने में भी एक कंटेनर इस तरीके से आ गया था और उसके बाद वो बाहर पहुंचाया गया। तो अब और पड़ताल इसमें की जा रही है। प्रतीक, मैं आ रही हूं आपके पास दोबारा। गुजरात में अडानी ग्रुप के एक पोर्ट से जब्त किए गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की खबर है कि इस मामले में दिल्ली से अफगान मूल के 2 और नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इससे और ही एक और इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि अब तक कुल 7 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 5 अफगान मूल के हैं। और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी के पीछे पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ नजर आ रही है, क्योंकि ड्रग्स की ये खेप अफगानिस्तान से भारत भेजी गई थी। आशंका जताई जा रही है कि टेरर फंडिंग के लिए आईएसआई और तालिबान अब नशे के कारोबार का सहारा लेने को जुट गए हैं। यही वजह है कि अब डीआरआई के बाद ईडी भी इस मामले की जांच करेगी। 2100 करोड़ के ड्रग्स तस्करी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों आरोपी अफगानिस्तान मूल के हैं। अगर अफगानिस्तान मूल की अगर बात करें तो अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो अफगानिस्तान मूल के हैं और कुल आरोपियों की संख्या 7 हो चुकी है। इस मामले में जिस तरह से 3000 किलोग्राम की ड्रग्स की तस्करी का मामला सामने आया था और इस मामले में अफगानिस्तान तालिबान का जो एक संबंध सामने आया और खासतौर पर तालिबान का इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि जो ड्रग्स की सप्लाई उस वक्त में की गई थी जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। उसके बाद इस ड्रग्स की खेप को भारत के अंदर भेजा गया, लेकिन भारत के अंदर किस तरह से किन किन राज्यों में भेजना था, किन किन लोगों के पास भेजना था, इन तमाम मामलों की तफ्तीश की जा रही है। डीआरआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जल्द ही इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज करेगी और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। तो गुजरात में अडानी ग्रुप के एक पोर्ट से पकड़े गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स की तस्वीरें और साथ ही आपको बताएं कि पकड़े गए ड्रग्स का इस्तेमाल भारत में नहीं होना था बल्कि इसे भारत के जरिए दूसरे देशों में भेजा जाना था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इससे पहले भी जून जुलाई में इसी पोर्ट से ड्रग्स की खेप भेजी जा चुकी है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 21,000 करोड़ के ड्रग्स पर। यह बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और अभी तक इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 5 अफगान के बताए जा रहे हैं। ईरान के जरिए ड्रग्स भारत भेजे जाने की तैयारी थी और उससे पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा जाना था, अफगानिस्तान से फिर भारत की तरफ ये तैयारी थी और उसके बाद का जो प्रोसेस था वो ये कहा जा रहा है कि डीआरआई की अगर मजबूती नहीं होती, मुस्तैदी नहीं होती तो इतनी बड़ी खेप पकड़ में नहीं आती। लेकिन एक और बड़ी बात जनक जो इस बात से सामने आ रही है कि जून जुलाई में भी इस तरह की खेप आगे बढ़ी थी, उसके बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में और वो फिर कहां सर्कुलेट हुई है, कोई इंफॉर्मेशन? देखिए, दरअसल ये अर्सी ट्रेडिंग नाम की जो संस्था थी जो जिसके डायरेक्टर के तौर पे वैशाली और सुधाकर बताए जा रहे हैं, उस अर्सी ट्रेडिंग पर की जो कार्यकाल की शैली थी उस पर
एनसीटीसी की निगरानी थी और जिस तरीके से कंटेनर मंगवाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं डाउट था, और इसी के चलते नेशनल कंटेनर ट्रैकिंग सेंटर जो होता है उसने रेड फ्लैग जाहिर किया था पहली बार। हालांकि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए या कुछ भी, और इसी के चलते वो कंटेनर भारत में घुसने में कामयाब हुआ और उसके बाद शायद विदेशों में पहुंचाया गया उसको रिपैकिंग करके। लेकिन इस बार एनसीटीसी ने दोबारा जब उसका रेड फ्लैग इस्तेमाल किया तब जाके डीआरआई ने मुस्तैदी दिखाई और जाके उसको पकड़ा। तो अंदर अगर आप देखें तो बाहर की तरफ टेल्कम पाउडर और अंदर हेरोइन था। तो इस तरीके से लगातार कोशिशें हो रही है कि भारत के अंदर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आनंद गिरी से संबंधित, ये बड़ी बिग ब्रेकिंग। आनंद गिरी को जुडिशियल कस्टडी दी गई है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की हिरासत में आनंद गिरी को भेजा गया। प्रयागराज कोर्ट ने हिरासत में भेजा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी मामले में आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और नरेंद्र गिरी को लगातार उनके बारे में जिस तरह की जानकारियां कलेक्ट हो रही थी, उनके सुसाइड लेटर में आनंद गिरी के बारे में जिस तरह की जानकारियां थी, उस आधार पर पुलिस को लग रहा था कि उन्हें रिमांड मिल सकती है, लेकिन रिमांड नहीं मिली है। प्रयागराज कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत में भेजा है। हमारे सहयोगी अमित सिंह की बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने। थोड़ी देर पहले मेडिकल कराया गया आनंद गिरी का, उसके बाद उसे कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट में पेशी के दौरान यह तय हुआ कि न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा आनंद गिरी को। आनंद गिरी जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से उनकी मौत हुई है, उस मामले में मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संत के जरिए किस तरह से अपने उस लाइफस्टाइल को जीने के बारे में, आनंद गिरी के बारे में तमाम जानकारी अभी हासिल हो रही है। लेकिन इस मामले में जहां पुलिस को उम्मीद थी कि उसे रिमांड मिलेगी, रिमांड ना मिलते हुए जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आनंद गिरी को। आनंद गिरी वो चेहरा जो गुरु और शिष्य के इस वक्त रिश्ते पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड लेटर है, नोट है 8 से 10 पन्नों का, उसमें उसका नाम है, न सिर्फ नाम है बल्कि ये इस बात का भी जिक्र है उस लेटर में कि किस तरह से आनंद गिरी की वजह से महंत नरेंद्र गिरी परेशान थे और इस वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हुए। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये ब्रेक ब्रेकिंग एक बार फिर से आपको बता दें, आनंद गिरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित आवाज आप तक पहुंच रही है? तो न्यायिक हिरासत पुलिस चाहती होगी कि रिमांड मिले। देखिए, अब मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो दिल्ली से उलट है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम किया जाता है। दिल्ली में सबसे पहले रिमांड दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कोर्ट सबसे पहले न्यायिक हिरासत में भेजती है। तो दोनों आरोपियों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला अदालत ने भेज दिया है। आद्य तिवारी हो या फिर आनंद गिरी हो, दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इसके बाद जो है पुलिस जो है रिमांड पेपर कोर्ट में दायर करेगी और उस रिमांड पेपर के आधार पर फिर पुलिस को रिमांड मिलेगा, यानी कस्टडी के दौरान पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। तो फिलहाल जो पुलिस ने अब तक जो पूछताछ किया है उसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दे दी है कि अब तक के पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। लिहाजा जैसे ही कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद महज 2 मिनट के अंदर कोर्ट ने उन दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इसके बाद पुलिस को जब कस्टडी की आवश्यकता होगी दोबारा एक रिमांड पेपर कोर्ट में दायर करेगी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट जो है दोनों आरोपियों को वापस पुलिस कस्टडी में भेज देगी। जी शुक्रिया अमित। सिद्दीकी सीधे अमेरिका से दिखाऊंगी 2 बड़े नेताओं का दम। अफगानिस्तान